आज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था इन्वेंट्री के बारे में थोड़े से कॉन्सेप्ट समझा दूँ, फिर आप लोगों को समझा दूँ कि एग्जैक्टली इन्वेंट्री में हम करते क्या हैं। तो इन्वेंट्री की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को आज समझाना चाहता हूँ। तो आप इंसानों को डैशबोर्ड के बारे में वैसे ही पता है, तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है हमारे पास, इन्वेंट्री या सेटिंग्स हैं। तो इन्वेंट्री का सारा जो सिस्टम है वो इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू एक्सेस होता है। एक बार इन्वेंट्री सिस्टम लोड हो जाए, सबसे पहले आप लोगों के पास कैटलॉग आता है। कैटलॉग और स्क्यूज़, ये दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कैटलॉग क्या चीज़ है और हमारे पास जो इन्वेंट्री में स्क्यूज़ होती हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, स्क्यू जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म इसका है स्क्यू, SKU। एक और चीज़ है जिससे आप लोग फेमिलियर होंगे, वो है प्लू, जिसे PLU कहते हैं, प्राइस लुकअप। ग्रोसरीज में, बेकरीज में और जिन जगहों पे वेट का काम होता है या स्केल का काम होता है वहाँ पे हम PLU ज़्यादा यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम किसी भी चीज़ की अगर हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं उसके लिए हम SKU यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस क्या है, सॉरी, इसका कैटलॉग के साथ डिफरेंस क्या है। कैटलॉग, अगर आप समझना चाहते हैं कैटलॉग को एक लेट्स से रेस्टोरेंट के नज़रिए से देखें तो जो रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है वो है आपका कैटलॉग। उस पे एक चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि बाय 2 पिज़्ज़ाज और उसके साथ एक कोक फ्री। कैटलॉग पे वो एक आइटम है, 2 पिज़्ज़ाज के साथ एक कोक फ्री जो है ये एक आइटम है कैटलॉग के ऊपर। सिमिलरली आपके कैटलॉग में ये भी हो सकता है कि एक आईफोन खरीदो उसके साथ एक कवर आता है। ये कैटलॉग में एक आइटम है कि एक फ़ोन है और उसके साथ एक कवर है। जिस तरह मेन्यू में एक ही आइटम ना, इस तरह कैटलॉग में भी एक आइटम है। या एक और मिसाल इसकी ये है कि आप चीफ ग्रिल जाएं तो वो कहेंगे कि यार हर तरकारी के साथ एक नान फ्री है। तो वो जो आपके मेन्यू पे होता है वो आप तरकारी ख़रीद रहे होते हैं, उसके बाद नान फ्री आता है। ये कैटलॉग में एक आइटम है तरकारी, और वो नान जो फ्री है उसके साथ, वो अंडरस्टूड सी बात है। तो अगर हम स्क्यू की बात करें ना, तो लेट से नान और तरकारी, तरकारी जो है एक अलग स्क्यू यूनिट है, नान जो है वो एक अलग स्क्यू यूनिट है। कैटलॉग में एक आइटम है जिसके, और इस एक आइटम के नीचे दो स्क्यूज हैं जो कि इस एक आइटम को बनाती हैं। तो जब हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, हमने नान के लिए अलग इन्वेंट्री मैनेज करनी है और उस तरकारी और उसकी जो रेसिपी है उसके लिए एक अलग इन्वेंट्री मैनेज करनी है। सिमिलरली अगर आईफोन के साथ केस, कैटलॉग पे वो एक आइटम है, आईफोन और केस एक साथ है, लेकिन उसकी दो इंडिपेंडेंट स्क्यूज हैं। वो आईफोन जो सप्लायर है और जो केस का सप्लायर है, वो दो अलग अलग सप्लायर्स हैं, दो अलग अलग इन्वेंट्रीज हमने मैनेज करनी है उनके लिए, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो स्क्यूज और कैटलॉग में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो हम मेन्यू बनाते हैं लोगों के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, रिटेल के लिए, ग्रोसरीज के लिए, बेकरीज के लिए, वो सारी आइटम जो है हर एक आइटम के साथ एसोसिएटेड या एक या मल्टीपल स्क्यूज हो सकती हैं। सिमिलरली स्क्यू, याद रहे कि हर वो चीज़ है जिसकी हम इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर फार्मेसी की हम बात करते हैं, फार्मेसी में आपको दवाइयाँ मिलती हैं बैचेस में, हर एक दवाई की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है। मैं उस एक बैच की इन्वेंट्री मैनेज करना चाहता हूँ कि यार मैं मेक श्योर कर लूँ कि ये पैनाडोल जो मेरे पास आई है इस हफ्ते, ये और इसकी एक्सपायरी अगले महीने, ये पहले इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद अगला वाला इस्तेमाल हो जाए, अगला स्क्यू यूज़ हो जाए। तो कैटलॉग के ऊपर मेरे पास एक ही चीज़ होगी जो है पैनाडोल। पैनाडोल के नीचे एक स्क्यू होगा पुराने बैच का और एक स्क्यू होगा नए बैच का। तो दो डिफरेंट बैचेस हैं ना, तो दो अलग अलग स्क्यू स्क्यू नंबर्स हैं उनके। जब मैं एक स्क्यू पूरा करता हूँ या ख़त्म होने को होता है तो मैं दूसरा स्क्यू फिर इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ। अब आप ये पूछ रहे हो कि यार POS के ऊपर तो एक ही पैनाडोल होगा कैटलॉग से, है ना। जब मैं POS में चीज़ें सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, जितनी भी चीज़ें हम POS के ऊपर सिलेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे बेचने के लिए, तो एक मिनट लोड हो जाए, ये चीज़, ये सारी तो कैटलॉग से आती हैं। तो सिस्टम को किस तरह पता चलता है कि यार ये पुराने बैच का मैं पैनाडोल बेच रहा हूँ या नए बैच का मैं पैनाडोल बेच रहा हूँ। तो इसका जवाब इस तरह है कि जो बारकोड्स होते हैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ कि कौन सा स्क्यू है ना, तो जो बारकोड्स होते हैं वो स्क्यू के बारकोड्स होते हैं, ना कि प्रोडक्ट के बारकोड्स होते हैं। तो वो हम फिर वहाँ से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अगर पुराने बैच के पैनाडोल्स हैं तो उनके ऊपर एक बार कोड होगा, जो नए बैच के पैनाडोल्स हैं उनके ऊपर एक दूसरा बार कोड होगा। तो इस तरह उनकी इंडिपेंडेंट स्क्यूज मैनेज होती हैं। या हमारे पास 10 आईफोन खरीदे हैं, हर एक आईफोन का एक अपना सीरियल नंबर है,
तो वो जो आईफ़ोन के डब्बे के ऊपर जो बारकोड होगा वो सीरियल नंबर का होगा, तो जैसे ही आप वो स्कैन करेंगे, सिस्टम को पता चलता है कि यार ये सीरियल नंबर जो इस कैटलॉग के साथ लिंक्ड है, तो वो उस आइटम को यहाँ पे ले आएगा, उसका प्राइस आईफ़ोन का डालेगा, लेकिन उसके नीचे डाल देगा कि यार इस सीरियल नंबर को स्कैन किया गया है, तो फिर वो बाद में ट्रैक हो सकता है। तो वो खैर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चला गया हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैटलॉग के अंदर और स्क्यू के अंदर क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो ये जितने भी आइटम्स हैं ये आपके कैटलॉग के आइटम्स हैं, ये मेन्यू है आपका। इसके पीछे जो आइटम्स हैं वो हम यहाँ पे इन्वेंट्री में स्क्रीन में मैनेज करते हैं, जो कि आपके स्क्यूज़ हैं। हर एक कैटलॉग आइटम के पीछे एक स्क्यू नहीं हो, लाजमी नहीं है कि स्क्यू हो। इसी तरह हर एक कैटलॉग आइटम के पीछे एक स्क्यू है, ये भी लाजमी नहीं है। तो आज जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ आपको, वो एक्चुअली स्क्यूज़ के ऊपर है। हम सबसे पहले मेक श्योर करते हैं कि हमने वेयर हाउसेज सेलेक्ट किए, सॉरी एक्चुअली पहले आते हैं वेयर हाउसेज के ऊपर। वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है? वेयर हाउस, जिसको उर्दू में गोदाम कहते हैं, जो स्टोर खुद होता है, मिसाल के तौर पे चीफ ग्रिल, चीफ बर्गर, या कोई रिटेल स्टोर अल्फतेह, या कोई फार्मेसी स्टोर, जो स्टोर अज खुद है वो भी एक असल में गोदाम है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये समझना। हमारे सिस्टम में वो जो स्टोर खुद है वो खुद भी एक वेयर हाउस है। फार्मेसी के पास आप जाते हैं, उसके पास एक सिलेक्शन होती है ना, पैराडॉल एक तो नहीं पड़ा होता, उसके पास 100 पड़े होते हैं उस दुकान के अंदर। वो अस खुद एक वेयर हाउस है, छोटा वेयर हाउस है लेकिन वेयर हाउस है। फिर वो जो शायद उसने एक थर्ड पार्टी या एक बाहर एक और वेयर हाउस भी रखा हो, जहाँ पे वो मेन सप्लाई लाता है और फिर वहाँ से दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसा चीफ ग्रिल के केस में या चीफ बर्गर के केस में उन्होंने क्या उसका टाउन के अंदर एक गोदाम रखा हुआ है, जहाँ से जो चीफ ग्रिल को और चीफ बर्गर को सप्लाई जाती है। ये भी पॉसिबल है। तो जो रेस्टोरेंट अस खुद है, जो स्टोर है, जो बेकरी है, वो अस खुद एक वेयर हाउस है। तो इस केस में अगर आप नोटिस करें, मेरा हमने इस तरह वो किया कि जो रेस्टोरेंट का अपना नाम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना नाम है, उसके नाम के ऊपर एक वेयर हाउस हमेशा होता है। और ये हमें बताती है कि यार ये जो दुकान है इसकी डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस ये है, यानी ये दुकान है। और ये जो नसीर 2 है यहाँ पे, ये बेसिकली मुझे बताता है कि यार ये दुकान से बाहर एक और गोदाम है। फिर उसके बाद हम इन दोनों के दरमियान ट्रांसफ़र्स कर सकेंगे, हम डिलीवरीज मांग सकेंगे। ये भी हो सकता है कि ये जो गोदाम है ये कोई फ्रेंचाइज़ हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक फ्रेंचाइज़ हूँ, मेरे पास मिस्टर कॉर्ड का एक फ्रेंचाइज़ है, ये मेरे पास मिस्टर कॉर्ड की दुकान है, और मेरे जो सप्लायर है वो एक्चुअली मिस्टर कॉर्ड पाकिस्तान लेवल के ऊपर है, और उनसे मैं ख़रीद के सप्लाई लेता हूँ। या शायद ये दूसरा वेयर हाउस है, ये केनन भी हो सकता है, मेन्यू भी हो सकता है, यूरो फूड्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये एक्सटर्नल वेयर हाउस जो है, कुछ केसेस में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, कुछ केसेस में हम ट्रांसफ़र विद पेमेंट करेंगे, वो बाद में आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेयर हाउस है क्या। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम आज बात करेंगे अपनी दुकान के बारे में। अच्छा, जो मैं स्क्यूज़ की बात कर रहा था, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो वेयर हाउस की बेस के ऊपर होती हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक वेयर हाउस के अंदर मेरा बर्गर पैटी के लिए स्क्यू 1 है, तो ये भी हो सकता है कि दूसरे वेयर हाउस के अंदर उसका स्क्यू 99 हो, क्योंकि स्क्यू जो है वो नंबर जो है ना वो हर एक वेयर हाउस का लोकलाइज्ड है। यूरो फूड्स ने अपने स्क्यू नंबर सेट किए होंगे, यहाँ पे चीफ ने अपने स्क्यू नंबर सेट किए होंगे, वहाँ पे मिस्टर कॉर्ड ने अपने स्क्यू नंबर सेट किए होंगे। लाजमी नहीं कि सारे सेम है, लेकिन हाँ, जब मैं ऑर्डर करता हूँ तो मैंने एक मैपिंग दिया होता है सिस्टम को कि यार उस वेयर हाउस से जब भी ये चीज़ आए इस क्यू नंबर से, तो वो मेरे वेयर हाउस के अंदर इस क्यू नंबर के साथ लिंक्ड है। तो जब मैं ऑर्डर मांगता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर स्क्यू नंबर को अपडेट करता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम इन डेप्थ दोबारा जाएंगे, लेकिन करंटली वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा, तो अब हमने ये बात की है, तो अब इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं और मैं एक वेयर हाउस सेलेक्ट करता हूँ। तो इसमें मैंने एक्सटर्नल गोदाम सेलेक्ट किया हुआ है, मैं अपना गोदाम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब मैं अपना गोदाम सेलेक्ट करूँगा, मेरे अपने गोदाम की यानी अपने स्टोर में जो इन्वेंट्री वो मुझे नज़र आएगी और उनकी अवेलेबल क्वांटिटी नज़र आएगी। और अगर मैं एक्सटर्नल सेलेक्ट करूँगा तो मुझे जो बाहर गोदाम उसकी क्वांटिटी और उसके सारे नाम मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। करंटली ये लोड क्यों काम नहीं कर रहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बग है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझा दूँ और इंशाल्लाह ये वैसे भी तैयार हो रहा है। ठीक है, एक गोदाम के अंदर अब मैं एक स्टॉक कीपिंग यूनिट मैनेज करता हूँ। करंटली सिंप्लिसिटीज़ के लिए हम नाम रखते हैं उस आइटम का। तो फॉर एग्जांपल रिटेल केस में ये हो सकता है मेंटोस हो सकता है।
मेंटोस का अपना मैन्युफैक्चरर है, अपना एक मॉडल है। अगर वो जो मॉडल का मतलब मेंटोस के केस में ये होगा कि उसका फ्लेवर कौन सा है। याद रहे हर एक फ्लेवर का अपना एक SKU है, क्योंकि आप हर एक फ्लेवर की अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं। कभी कभी SKU का आप सप्लायर से भी डिवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास पैनाडोल इस सप्लायर से जो आया है उसका मैं एक अलग SKU रखूंगा, और दूसरे सप्लायर से जो आए वो मैं एक अलग SKU शायद रखूँ। उस पैनाडोल पैनाडोल सेम है लेकिन शायद मैं दो अलग सप्लायर्स के लिए दो अलग SKUs रखूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस सप्लायर का सप्लाई जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर मैं दूसरे सप्लाई पे आता हूँ। या मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस सप्लायर का मेरे पास कितनी इन्वेंट्री बाकी है, ताकि मुझे जल्दी से ख़त्म करूँ। शायद मुझे पता लगा है कि यार इस बंदे का जो पैनाडोल है वो जाली हो गया, या नकली था, या लो क्वालिटी था। या मुझे पता चला है कि यार इस सप्लायर से मैंने गोश्त जो ख़रीदा वो गोश्त ख़राब था, या इतना अच्छा क्वालिटी नहीं था। मैं चाह रहा हूँ वो जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर नए गोश्त पे आते हैं। तो अगर कोई इस तरह करना चाहता है तो वो सप्लायर डाल सकता है, लाजमी नहीं है कि वो डाले। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर खुद है कि वो मैन्युफैक्चरर, मॉडल, सप्लायर क्या मैनेज करना चाहते हैं, वो अपने लिए डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन जो वो डालना चाहते हैं। फिर यूनिट जो है, यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है, और हालांकि हमारा सिस्टम जो है वो हमेशा सबसे बेस यूनिट पर कैलकुलेशन करेगा। तो लेट से आपने किलोग्राम चूज़ किया, या पाउंड चूज़ किया, आउंसेस चूज़ किया, जो मर्जी चूज़ किया, हमारा सिस्टम जो कैलकुलेशन करता है वो ग्राम के ऊपर करता है, लेकिन वो आपको बताएगा आपकी यूनिट में। इसी तरह अगर आपने लीटर्स, सीसी या मिलीलीटर या जो भी यूज़ किया है वो आपको लीटर के ऊपर कैलकुलेशन करता है, फिर आपको सीसी में बताएगा। सिमिलरली मेजरमेंट्स के लिए जो कि कपड़ों की दुकानों के लिए यूज़ होती हैं, तो वो मिलीमीटर में कैलकुलेशन करते हैं और फिर आपको मीटर में बताता है। तो इस तरह हम यहाँ पे तान ऐड कर लेंगे, गज़ ऐड कर लेंगे, ताकि उनके यूनिट्स के भी हो, तो उनके फेमिलियर यूनिट्स होंगे यहाँ पे सारे। इसी तरह टाइम के लिए हमारा बेस यूनिट है सेकंड्स, तो सिस्टम उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है, लेकिन आपको डिस्प्ले इस यूनिट के हिसाब से करता है। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या ये स्टॉक आइटम जो है ये एक्सपायर होता है कि नहीं। एक्सपायर का क्या मतलब, कि जब मैं वेंडर से दोबारा परचेस करूँगा तो मुझसे एक्सपायरी पूछेगा अब इस क्यू का, क्योंकि हमने ये कहा है कि यार इस क्यू का एक्सपायरी जो है मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, या इसका बैच नंबर में ट्रैक करना चाहता हूँ, या इसकी सीरियल नंबर्स में ट्रैक करता हूँ जो कि मोबाइल स्टोर्स में यूज़ होता है, या मैं इसकी इन्वेंट्री ट्रैक नहीं करना चाहता। तो मतलब ये इसमें इस इन्वेंट्री को की अपडेट नहीं होगी, POS जितना भी बेचे यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तो इसके थोड़े से एडवांस फंक्शंस हैं। करंटली सबसे सिंपल रेस्टोरेंट्स के लिए ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती, सिर्फ उनको ट्रैक इन्वेंट्री इनेबल करनी है, उनको नाम डालना है, बाकी यूजुअली, और यूनिट डालना है। बाकी यूजुअली एक रेस्टोरेंट के केस में इतना अप्लाई नहीं होता, अनलेस कि वो सप्लायर यूरोफूड्स और KNN और जो भी और हैं उनके दरमियान वो फ़र्क करना चाहता है तो वो कर सकता है, वरना इतना यूजुअली डिफरेंस नहीं होता, फिर उसको ऐड कर सकता है। जैसे ही सिस्टम बेच रहा हो कोई चीज़, या आप वेंडर से ख़रीद रहे हो, तो ये अवेलेबल क्वांटिटी जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होती है यहाँ पे आपके पास। इन फ्यूचर हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी के साथ साथ एक और चीज़ आएगी यहाँ पे कि कवर फॉर डेज, यानी आपके पास जो करंट सप्लाई है, और पीछे मुझे पता है कि आपकी कितनी सेल्स होती हैं दिन में, तो आपके पास जो करंट सप्लाई है वो कितने दिनों तक चलेगी। तो ये आगे हमारे पास एक और फीचर आ रहा है, करीब आ रहा है, सिर्फ ये हम पहले लॉन्च कर लें, फिर वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई SKUs और इन्वेंट्री की। अब बात करते हैं वेंडर्स की। वेंडर हर वो बंदा है, लोड हो जाए, वेंडर हर वो बंदा है जिससे मैं चीज़ें ख़रीदता हूँ, कोई भी हो सकता है। फ़ायदा क्या है कि मुझे अगर ट्रैक करना है कि किस वेंडर से मैंने कौन सी चीज़ ख़रीदी है, कितनी ख़रीदी है, तो यहाँ पे मैं ट्रैक कर सकता हूँ। अनकरीब इसका एक अगला लेवल ये होगा कि उस वेंडर के साथ हम पेमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं कि यार मैंने इस बंदे से इतना ख़रीदा है, क्या उसको, और उसको पेमेंट मैंने कितनी की और कितना बकाया है। ये आगे हमारा आएगा, जो कि हमें जब हम मेन सप्लायर्स या जो होल सेलर्स हैं उनके मार्केट में जाएंगे तो उस वक्त उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। करंटली एक दुकान का जो अपनी पेमेंट्स और वेंडर्स के साथ है, इतनी हम मैनेज नहीं करना चाहते, लेकिन बाद में हम करेंगे। लेकिन वेंडर ऐड करने के लिए नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, कंपनी, CNIC, कमेंट, जो आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। सिंपलिसिटी के लिए वो नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, और बाद में फिर वो फिगर आउट कर सकते हैं अगर उनको और कुछ चाहिए इसके अंदर। ठीक है, वेंडर की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मैं वेंडर परचेज की तरफ जा रहा हूँ। वेंडर परचेज का मतलब ये है कि मैंने बाहर किसी बंदे से कुछ ख़रीदा है। अगेन इसके अंदर गोदाम का होना लाजमी है, शायद मैं अपने स्टोर पे डायरेक्टली कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ, या शायद मैं मेन सेंट्रल गोदाम पे ख़रीदा और फिर अपने आप को ट्रांसफ़र करूँगा बाद में। तो मैं पहले गोदाम सेलेक्ट करता हूँ कौन सा गोदाम है, फिर वेंडर परचेज सेलेक्ट करता हूँ,
अगर मैं उसका इनवॉइस नंबर ट्रैक करना चाहता हूँ कि यार उसका जो परचेस ऑर्डर था वो कौन सा था, उसका नंबर मैं यहाँ लिख सकता हूँ। मैंने किस वेंडर से ख़रीदा है, मैंने किस लोकेशन पे वो सप्लाई आई है, तो या मेरे अपने स्टोर पे आई है या गोदाम पे आई है। फिर मैंने ख़रीदा क्या क्या है, तो मैंने इस बंदे से एक नया आइटम ख़रीदा है, तो ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सॉरी, मैंने इस बंदे से क्या ख़रीदा वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। कितनी क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट उससे ख़रीदी है, उस क्वांटिटी की क्या यूनिट थी, तो जो हमने SKU के लिए सेलेक्ट किया था वो यूनिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किस प्राइस पे मैंने ख़रीदी है उससे, तो 110 रुपये पे मैंने ख़रीदी है। अगर उसने कोई डिस्काउंट मुझे दिया है वो क्या है। यूजुअली डिस्काउंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि लोग यूज़ करेंगे, लेकिन यूनिट प्राइस बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में जब हम कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह इस वेंडर से मैंने कुछ और ख़रीदा हो लेट से, तो वो भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये नज़र आता है, ये सिर्फ करंटली एक बग है जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो ये इग्नोर कर दें। यहाँ पे आपको SKU नज़र आएगा प्रॉपर। इस तरह एक और यूनिट और ज़्यादा जाए। जब मैं ये परचेस करता हूँ इस बंदे से, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली इस महीने के लेजर में ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी और इनकी जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे उसने अपडेट कर दिया इन्वेंट्री की स्क्रीन पे। तो इन्वेंट्री स्क्रीन पे जो हमें अवेलेबल क्वांटिटी थी वो अब अपडेट हो गई इस वेंडर परचेस के लिए की वजह से। सिस्टम को पता चल गया यार इतनी चीज़ें और आ गई हैं आपके पास। इनको मैं ऑफ कोर्स एडिट भी कर सकता हूँ, मैं इनको व्यू भी कर सकता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ तक जो है हमारा सिस्टम कम्प्लीटली इंशाल्लाह आज स्टेबल हो जाएगा और रिलीज़ हो जाएगा। इसके बाद हम फिर रेसिपीज़ के ऊपर आएंगे। रेसिपीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको याद हो हमने बात की थी एक बर्गर की। एक बर्गर जब मैं बेचूं तो बेसिकली वो बर्गर मेरे पास कोई मैं उसकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करता। मेरे पास बर्गर्स की कोई अमाउंट नहीं होती। मेरे पास अमाउंट किस चीज़ की होती है, बंस की होती है, उसके अंदर जो पैटीज़ हैं उनकी होती है। तो बेसिकली मैं एक बर्गर बेच रहा हूँ लेकिन उसके पीछे 2 SKUs यूज़ हो रही हैं और वो 2 SKUs एक साथ होकर एक बर्गर बनता है। इन चीज़ों के लिए हमने रेसिपीज़ का सिस्टम निकाला है। तो एक रेसिपी बेसिक क्या होता है कि मैं एक यहाँ पे मेरे पास होगा एक SKU बर्गर। एक बर्गर बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मेरे पास ये पैटी हो सकता है, 2 पैटीज़ यूज़ होती हैं इसके अंदर और एक बन यूज़ होता है। मैंने ये सेव कर दिया। तो होगा क्या कि जब भी मैं एक बर्गर बेचूंगा तो असल में इन्वेंट्री किस चीज़ की अपडेट होगी, बन्स की और पैटीज़ की अपडेट हो जाएगी। तो रेसिपी का ये मकसद है। इसी तरह जब भी मैं एक बर्गर बेचूंगा वो अपडेट होता जाएगा और जो सिस्टम को है वो सिस्टम को पता है कि यार मैंने कितने प्राइस पे ये बर्गर ये पैटी खरीदी है, कितने प्राइस पे ये बन खरीदा है या कितने प्राइस पे मैंने बनाया है ये, और उस हिसाब से वो बर्गर की कॉस्ट एस्टिमेट कर सकता है। तो ये बाद में आ जाएगा इंशाल्लाह। ओवरऑल इतना ही है करंटली इन्वेंट्री के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ। जैसे ही और फीचर्स लॉन्च हो जाएंगे मैं आप लोगों को और भी समझाऊंगा। करंटली मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और रेस्टोरेंट्स को और रसानों को हम एटलीस्ट इतना ऑन बोर्ड कर सकते हैं कि वेंडर्स इन्वेंट्री SKUs ऐड करना, उनके वेयर हाउस क्रिएट करना, वेंडर्स क्रिएट करना और उनके वेंडर परचेसेस ये हम आज कर सकते हैं ताकि रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड होना शुरू हो जाए कि ये भी बहुत काम है एक रेस्टोरेंट को करने के लिए। और जैसे ही वो उस वहाँ तक पहुँचेंगे हमने रेसिपीज़ भी लॉन्च कर दिया होगा तो ऑटोमेटिक सेल्स में भी डिडक्शन शुरू हो जाएगी। रेसिपीज़ बन गया है, सिर्फ हम स्टेबलाइज करें उसको। अगला उसके बाद ये है कि वेयर हाउस के दरमियान जो ट्रांसफ़र्स हैं जो कि हम करेंगे कि एक गोदाम से आप दूसरे गोदाम पे ट्रांसफ़र करें। शुरू में बहुत सिंपल होगा, उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस भी होगा कि मैं एक ट्रांसफ़र क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ से सप्लाई आएगी, फिर एक बंदा मेरे दुकान से या मेरे रेस्टोरेंट पे वो जाके साइन करेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें रिसीव हुई और तब जाके इन्वेंट्री अपडेट होगी। तो वो चीज़ अगली दफ़ा आ रही है इंशाल्लाह। बस अभी के लिए इतना ही।